अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तक इस चैप्टर में हमने तमाम टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरेज। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले एक्सरे देखना है, एक्सरे है क्या, ठीक है, उसके बेसिक से एक डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कि एक्सरेज बनती कैसे हैं, ठीक है। एक्सरे प्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़, एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स, एक्सरेज की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स है जो कि हमने आज की वीडियो में डिस्कस करने। टॉपिक इजी है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सो नाउ एक्सरेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद शॉर्टर वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ऐसी रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने क्लासिफाई किया था, ठीक है, जैसे कि गैमा रेज हैं, एक्स रेज, यूवी रेडिएशंस, विजिबल रेज और इंफ्रारेड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है ये हमने किस बेस पे की है? वेवलेंथ की बेस पे, ठीक है। जैसे हम गैमा से आईआर की तरफ जा रहे हैं, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। गैमा की वेवलेंथ कम है, एक्स रेज की गैमा से ज़्यादा, यूवी रेडिएशन की और ज़्यादा, विजिबल रेडिएशंस की और ज़्यादा और इंफ्रारेड की वेवलेंथ और ज़्यादा, ठीक है। इस तरह हमने इसको क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन किस बेस पे है कि वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। जैसे कि विजिबल पे हम बात कर चुके हैं कि विजिबल जो रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ ख़ास वेवलेंथ है, ठीक है। उनकी वेवलेंथ की एक रेंज है। जैसे विजिबल की क्या है? 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसी तरह से एक्सरेज क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। उनकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू बाकी रेडिएशंस क्या है? स्मॉल वेवलेंथ है एक्सरेज की। अब कितनी वेवलेंथ है? फ्रॉम 0.1 टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इसकी वेवलेंथ की रेंज है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ इस रेंज में आएगी, हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी रे है? एक्स रेज, ठीक है। अब अगर हम डिस्कवरी पे बात करें कि एक्स रेज को डिस्कवर किसने किया, तो एक्स रे को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉन्टगन, ठीक है, इन 1895। नाउ यहाँ तक हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया एक्सरे का कि एक्सरे क्या है, डिस्कवर किसने किया, उसकी वेवलेंथ क्या है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अब हमने डिस्कस करना है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज के एक्स रेज बनती कैसे हैं, ठीक है। तो एक्स रेज की प्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या करना है? हमें एक डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब होती है इस तरह से, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइन किया है, एक को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। वो इलेक्ट्रोड जिसको हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। तो इसीलिए जो ये वाला इलेक्ट्रोड है इसे हम क्या कहेंगे? कैथोड, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन है। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसे हम कहेंगे एनोड, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप के ज़रिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो एयर मौजूद है इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जो एनोड है ना, इसकी ख़ास बात यह है कि ये एनोड होना चाहिए हैवी मेटल का। हैवी मेटल का क्या मतलब है? कि ऐसा मेटल जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें ऐसा मेटल चाहिए जो हैवी मेटल हो। यहाँ पर हमने टंगस्टन का एनोड लिया है, ठीक है। टंगस्टन एक एलिमेंट है, उसका हमने एनोड बनाया है। अब जब यहाँ से हम हाई वोल्टेज देंगे बैटरी के ज़रिए, कितना देंगे? 5000 वोल्ट, ठीक है। इसके साथ ही इस वैक्यूम पंप के ज़रिए हमने क्या किया? जो अंदर एयर मौजूद है इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। और अंदर एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया, 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। प्रेशर इतना कम हो गया अंदर क्योंकि हमने एयर को वैक्यूम पंप के ज़रिए बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो जब हम हाई वोल्टेज देंगे एट लो प्रेशर तो क्या होगा? इस कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी, ठीक है। इस कैथोड से
कैथोड रेज निकलेंगी और ये किसकी तरफ मूव करेगी, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रे पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ से जो कैथोड रेज निकलेंगी वो किसकी तरफ मूव करेंगी, एनोड की तरफ। और फिर जब ये कैथोड रेज इस एनोड से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस एमिट होंगी। उन रेडिएशंस को हम क्या कहेंगे, एक्स रेज। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए। एक इलेक्ट्रोड को हमने ज्वाइन किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, वो क्या बन गया, कैथोड। दूसरे को हमने जो हैवी मेटल का बना हुआ था, टंगस्टन का बना हुआ था, हमने उसको कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एनोड। उसके बाद हमने क्या किया, अंदर जो एयर मौजूद है उसको वैक्यूम पंप के ज़रिए बाहर निकाल लिया ताकि अंदर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाए। ठीक है, फिर हमने जब हाई वोल्टेज दिया एट लो प्रेशर तो यहाँ से कैथोड रेज निकली। किस तरफ मूव किया कैथोड रेज ने, टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि कैथोड रे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ से जो कैथोड रेज निकली हैं वो किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ। जब ये कैथोड रेज इस एनोड से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर हमें कुछ रेडिएशंस बाहर आती हुई दिखेंगी। ठीक है, उन रेडिएशंस को हम क्या कहेंगे, एक्स रेज। तो इस तरह से एक्स रेज बनती हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एनोड पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से एक्स रेज यहाँ से इमिट हो रही हैं। ठीक है, तो देखो हमने एनोड किसका बनाया, हैवी मेटल का। हैवी मेटल मीन उसमें ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक हैवी मेटल का क्या है, एटम। ठीक है, ये एनोड जिस एलिमेंट का बना हुआ है उस एलिमेंट का एक एटम है। ठीक है, और कैथोड से क्या आ रही है, कैथोड रेज। कैथोड रे आके इस एनोड पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब कैथोड रेज आकर हर एक एटम पे स्ट्राइक करेगी। तो कैथोड रेज जो हैं, ठीक है, कैथोड रेज में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जिस पार्टिकल से मिलकर बना है दैट इज इलेक्ट्रॉन, तभी कैथोड रे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब ये कैथोड रेज इस एटम से आके स्ट्राइक करेगा तो ये इस एटम के इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, इनको यहाँ से निकाल देगा और साथ में खुद भी निकल जाएगा। ठीक है, जब कैथोड रेज इस एनोड पर स्ट्राइक करेंगी, कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, इस एनोड के जो एटम्स हैं उनके इनर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड में मौजूद हैं। जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इस एटम से स्ट्राइक करेंगे वो क्या करेंगे, उनके इनर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे और साथ ही खुद भी बाहर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब जो एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो गई। तो अब जो हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर आ जाएंगे ताकि दोबारा से वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन कर सकें। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ हायर शेल में मौजूद है, ये कहाँ पे आ जाएगा, इस लोअर शेल में, ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन की जगह को फिल कर सके। अब जब इलेक्ट्रॉन, हमने ये बात कई बार डिस्कस की है, जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है वो क्या एमिट करता है, एनर्जी। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगी, इस वक्त जो यहाँ से रेडिएशन इमिट होंगी, जो रेज इमिट होगी वो कौन सी होगी, एक्स रेज। ये बात समझ आई। देखो जब कैथोड रेज एनोड के एटम्स पर स्ट्राइक करेंगी तो वो कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, इस एनोड के एटम के इनर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे और वो खुद भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया जो इस एटम का था, और यहाँ से ये कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों बाहर आ गए। हुआ क्या एटम में कि एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है एटम में वो चेंज हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई। तो उसको फिल करने के लिए जो हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो कहाँ पर आएंगे, उसकी जगह पर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हायर में मौजूद था, हायर शेल में, ये कहाँ पे आएगा, इस लोअर शेल में, ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन की जगह को फिल कर सके। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है वो क्या एमिट करता है, रेडिएशन, एनर्जी। तो यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होगी वो कौन सी होगी, एक्स रेज।
कैथोड रेज यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर सकती है, ठीक है। ये इधर चल के इस पर भी कर सकती है, इस पर भी कर सकती है, इस पर भी कर सकती है, और जिस पर करेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, ठीक है। और साथ में ख़ुद भी जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से एक्स रेज बनती हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने प्रोडक्शन पे बात कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज, ठीक है। तो एक्स रे की प्रॉपर्टीज़ में हमने 8 पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। एक्स रेज की वेवलेंथ कैसी है? शॉर्ट वेवलेंथ है। कितनी वेवलेंथ है? 0.1 to 10 एंगस्ट्रॉम, 0.1 to 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एनर्जी। इसकी एनर्जी ज़्यादा है। देखो, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ का इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। एनर्जी और वेवलेंथ का इनडायरेक्ट रिलेशन है, E=hc(λ). ये हमने पढ़ा है, ठीक है। एनर्जी और वेवलेंथ का क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक्स रेज की वेवलेंथ कैसी है? शॉर्टर वेवलेंथ है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो इसीलिए वेवलेंथ कम, एनर्जी ज़्यादा, दोनों में क्या? इनवर्स रिलेशन। और इसके साथ ही ये रेडिएशंस कैसी हैं? इनविजिबल, मतलब ये हमें आंखों से दिखेगी नहीं, इनविजिबल, ठीक है। इनमें से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम है इसमें से हमें कौन सी लाइट दिखती है? सिर्फ विजिबल, जिसमें हमारे पास 7 कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ विजिबल हमें आंखों से दिख सकती है, यूवी हमें नहीं दिखेगी, एक्स रेज या इसके अलावा कोई भी रेडिएशंस हमें दिखती नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो रेडिएशन दिखेगी जो इस विजिबल की कैटेगरी में आएगी, जिसकी वेवलेंथ 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। एक्स रेज क्या है? इनविजिबल। इसके बाद स्पीड। देखो, स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड होती है ना, वो सेम होती है जैसे कि लाइट की स्पीड। जितनी स्पीड से लाइट मूव करती है उतनी ही स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी मूव करती हैं, ठीक है। तो एक्स रे क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक्स रे की स्पीड भी क्या होगी? सेम एज लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? लाइट की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर। देखो, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है कि कोई भी रेस कितना चीज़ों से गुजर सकती है, मतलब कितना चीज़ों को पार कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, और यहाँ से हम रेडिएशंस डाल रहे हैं, यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं? रेडिएशन। तो क्या वो रेडिएशन इस पेपर को पास कर सकती है? क्या वो रेडिएशन इस पेपर को पास करके दूसरी साइड पे आ सकती है? तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से गुजर जाना, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर कैसी है? एक्स रेज की ज़्यादा है। वो चीज़ों के अंदर से गुजर सकती है, चीज़ों को पार कर सकती है। जैसे कि पेपर से गुजर जाएगी, ग्लास, पेपर से, ग्लास से, और कुछ मेटल्स से भी, ठीक है। सारे मेटल से नहीं, कुछ मेटल से भी गुजर सकती है, रबर है। और इसके अलावा ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, एक्सरेज हम करवाते हैं ना, ठीक है, एक्सरे हम करवाते हैं। तो एक्स रेज जब बॉडी पे आती है तो वो बॉडी के पार गुजर जाती है, और बोन्स को इतने अच्छे से वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसीलिए जो बोन्स का शेडो है वो हमें एक्सरे फिल्म पे मिल जाता है। या इसके अलावा अगर बॉडी में कोई बुलेट वगैरह मौजूद है तो बुलेट से भी एक्स रेज पेनिट्रेट नहीं कर सकती बुलेट को, तो बुलेट का शेडो भी हमें दिख जाएगा एक्सरे फिल्म पे, ठीक है। तो ह्यूमन फ्लैशेस को, सॉफ्ट टिश्यूज़ को एक्सरे पेनिट्रेट कर जाता है। उसके बाद है ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रेडिएशन है, लाइट रे है, ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट है नॉट अफेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर यहाँ से एक्स रेज आ रही हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो एक्स रेज डिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों डिफ्लेक्ट नहीं होगी एक्स रे? क्योंकि एक्स रे पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एक्स रे पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल रेडिएशन है। तो अगर हम इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएं तो भी ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड दें तब भी ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब अगर यहाँ एक्सरे की जगह पर हम कोई ऐसी रे रखें जिस पर चार्ज है, फॉर एग्जांपल कैथोड रे रख दें, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाएं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अब जो ये कैथोड रे है ना, डिफ्लेक्ट कर जाएगी पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि कैथोड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की तरफ ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एक्स रेज डिफ्लेक्ट नहीं करेगी क्योंकि एक्स रे न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। देखो, फोटोग्राफिक प्लेट
ऐसी प्लेट है जिस पे हमें थोड़ी सी भी रेडिएशन होगी वो दिख जाती है, तो ये रेडिएशन है हमें दिख जाएगी फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आयोनाइज गैस। जो एक्स रेज हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, ये गैस को आयोनाइज कर सकती है, मतलब उन गैस एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। जब भी हम एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आयोनाइज हो जाता है, आयंस में चेंज हो जाता है। तो एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एक्सरे के पास ये सलाहियत है कि वो क्या कर सकती है, गैस को आयोनाइज कर सकती है, ठीक है। नाउ अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की एक्स रेज की, ठीक है। अब एक सब टॉपिक है मोसले लॉ एंड एटॉमिक नंबर, ये टॉपिक भी हमने एक्स रेज में ही डिस्कस करना है। देखो मोसले लॉ एंड एटॉमिक नंबर में हमने क्या डिस्कस करना है, एक्स रे की वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन हमें किसने बताया, मोसले, ठीक है। और मोसले ने फिर अपना एक लॉ दिया, तो हम देखेंगे अभी, ठीक है, मोसले लॉ एंड एटॉमिक नंबर। देखो मोसले ने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज ऑफ 38 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। मोसले ने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स से जो एक्स रेज निकली उसकी वेवलेंथ को स्टडी किया। 38 एलिमेंट्स कौन से, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक, ठीक है। इन्होंने इन 38 एलिमेंट्स के एनोड बनाए और फिर उनसे जो एक्स रेज निकली उस एक्स रे की वेवलेंथ को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि वेवलेंथ डिक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जो वेवलेंथ है एक्स रे की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे हम हायर एलिमेंट पे जा रहे हैं, जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो एक्स रेज निकल रही है उस एक्स रे की वेवलेंथ कम होती जा रही है। तो एक्स रेज की वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, एटॉमिक नंबर के। जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। एक पॉइंट इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, ऑल्सो ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इन्होंने क्या कहा कि जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। दो बातें हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। और वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन। जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जेड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और लैम्डा वेवलेंथ कम होता जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जब भी वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ाने से क्योंकि लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा कि स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर से। वही बात है कि एटॉमिक नंबर हम बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जो अपनी इक्वेशन है वो इस तरह नहीं दी। इन्होंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, ठीक है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है। सिंबल को म्यू कहते हैं, ये डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, बी माइनस बी, ठीक है। बी को अभी हम डिस्कस करते हैं। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इज इक्वल्स टू, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लगाया है उससे क्या कह रहे हैं, ए क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और बाकी ऐसे आएगा जेड माइनस बी। अब पहले हम ये लिख देते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या हैं, ठीक है। तो म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, जेड है एटॉमिक नंबर, ए है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट।
नाउ स्क्रीनिंग कांस्टेंट को देखो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है। देखो एक एटम है, ठीक है, सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका थर्ड शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है ये इस इलेक्ट्रॉन पे भी लगा रहा है जो फर्स्ट शेल में है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी लगा रहा है जो सेकंड शेल में है, और थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर भी फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर कम हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। देखो न्यूक्लियस जब इस पर फोर्स लगाएगा फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी, लेकिन जब न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे तो वो फोर्स कम होगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो लोअर ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है। तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, शील्डिंग इफ़ेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। और इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। उस वैल्यू को क्या कहोगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो मोज़ले के जो इक्वेशन है इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर और स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एक्स रेज, ठीक है। बुक में दो टाइप्स गिवन है, के सीरीज़ और एल सीरीज़। ये जो हमने दो कैटेगरी बनाई है एक्स रेज की, ये हमने बनाई है वेव लेंथ की बेस पे, ठीक है। वेव लेंथ की बेस पे हमने एक्स रेज को दो कैटेगरी में रखा है, के सीरीज़ और एल सीरीज़। इसके अलावा भी सीरीज़ होती हैं, एम सीरीज़, वो बुक में नहीं गिवन है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ के और एल पे बात करेंगे, ठीक है। वो एक्स रेज जिनकी वेव लेंथ कम है वो आएंगी के सीरीज़ में, और वो एक्स रेज जिनकी वेव लेंथ ज़्यादा है वो किस में आएंगी, एल सीरीज़ में, ठीक है। अब के सीरीज़ और एल सीरीज़ का मतलब क्या है, क्यों हम इसे के और एल सीरीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने ये बात डिस्कस की कि जब कैथोड रेज आती हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये क्या करते हैं, एनोड के एटम से, ये किसका एटम है, एनोड का, एनोड के एटम के इनर शेल से वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं और साथ में ख़ुद भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल कैथोड रेज हैं, ये क्या कर रही हैं, जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको बाहर निकाल दे रही है और ख़ुद भी बाहर आ जा रहे हैं कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला, फर्स्ट शेल से। फर्स्ट शेल को हम और क्या कहते हैं, के शेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, के शेल से, ठीक है। और अब जो हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये क्या करेंगे, ट्रांजिशन करके इस इलेक्ट्रॉन की जगह को फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये जो हायर शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये क्या करेंगे, इस जगह को फिल कर लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा, एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स रेज, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन के शेल से निकलेगा उस वक्त जो एक्स रेज इमिट होंगी ट्रांजिशन की वजह से, वो एक्स रेज किस में आएंगी, के सीरीज़ में। के सीरीज़ को हम क्यों कह रहे हैं के सीरीज़, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, के शेल से, ठीक है। के का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किस शेल से बाहर आ रहा है, के शेल से। तो इस वक्त जो एक्स रेज इमिट होंगी ना वो किस में आएंगी, के सीरीज़ में। और एल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो जब कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन इस सेकंड शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो उस वक्त जो एक्स रेज इमिट होंगी वो किस में आएंगी, एल सीरीज़ में, ठीक है। यहाँ पे हमने एल क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, सेकंड शेल से, और सेकंड शेल को हम और क्या कहते हैं, एल शेल, ठीक है। एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकला, जगह यहाँ पे एम्प्टी हो गई, जो हायर शेल के इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। उसकी जगह पर ये हायर शेल के इलेक्ट्रॉन आ गए ट्रांजिशन करके, और यहाँ से रेडिएशन इमिट हुई, दैट इज़ एक्स रेज। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर शेल से एल शेल में, उस वक्त जो एक्स रेज इमिट होंगी वो किस में आएंगी, एल सीरीज़ में,
ये बात समझ आई। हमने के क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, के शेल से। एल क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, एल शेल से बाहर आए। और हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे, एल शेल में। इसीलिए से हम क्या कह रहे हैं, एल सीरीज। ये बात समझ आई। हमने इसमें 3 पॉइंट पे बात करनी है, एनर्जी, लैम्डा और एटॉमिक नंबर। एनर्जी, वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो अब अगर हम के सीरीज़ की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, हायर ऑर्बिट से। कहाँ पे आ रहा है, के में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे शेल्स बना दें, ये फर्स्ट शेल है के शेल, ये सेकंड शेल है एल शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये हायर ऑर्बिट से आ रहा है के शेल में ट्रांजिशन करके, क्योंकि के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से आ रहे हैं के शेल में और एमिट हो रही है एनर्जी, रेडिएशन, दैट इज एक्स रे। अब यहाँ पर देखो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हायर से आ रहा है कहाँ पर, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में, के में। डिफरेंस क्या होगा, दोनों ऑर्बिट्स का ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ऐसे एक्स रेज एमिट होंगी उनकी भी फिर एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। हमने ये बात की है ना पहले भी कि जो रेडिएशन एमिट होती है उसकी एनर्जी कितनी होती है, जितना उन दो शेल्स का डिफरेंस होता है। हमने ये बात की कि डेल ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। जो रेडिएशन एमिट होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, जितना इन दो शेल का एनर्जी डिफरेंस होगा। इन दो शेल्स का एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जो एक्स रेज एमिट होंगी इनकी भी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। कौन सी सीरीज़ में आएंगी एक्स रेज, के सीरीज़ में, क्योंकि ट्रांजिशन कहाँ पे हो रही है, के शेल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकले हैं, के शेल में। तो ये बात भी समझ लो कि जो के सीरीज़ में एक्स रेज आ रही हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब अगर एल सीरीज़ की हम बात करें, ट्रांजिशन हो रही है हायर शेल से एल शेल में, एनर्जी डिफरेंस क्या है, एज़ कम्पेयर टू के सीरीज़ कम हो गया ना एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से एल शेल में आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है, लोवेस्ट शेल में नहीं जा रहा, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू के सीरीज़ क्या हो गया, एल सीरीज़ का कम। तो यहाँ से जो एक्स रेज इमिट होंगी इनकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू के सीरीज़। ये बात भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस बात को भी याद रखो कि एनर्जी क्या हो गई, एल सीरीज़ की कम। एल सीरीज़ में जो एक्स रेज आ रही हैं उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम, ठीक है। अब एनर्जी वाली बात हमने समझ ली। देखो हमें एनर्जी की बात समझ आ गई ना, तो हम लैम्डा और एटॉमिक नंबर को खुद बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो एनर्जी और लैम्डा का क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। ये हमने पढ़ा ना, E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। एनर्जी बढ़ाओगे लैम्डा कम हो जाएगा, एनर्जी कम करोगे लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब के सीरीज़ में बताओ एनर्जी क्या है, ज़्यादा, ठीक है। एनर्जी क्या है, ज़्यादा, तो इसका लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ क्या हो गई, कम। इन्वर्स रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ का, एनर्जी ज़्यादा। ये हमने बात समझ ली ना कि क्यों एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो अब एनर्जी की बात हमें पता चल गई। अब लैम्डा हम खुद बता सकते हैं क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, कम, क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो के सीरीज़ में जो एक्स रेज आएंगी उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, शॉर्ट होगी, ठीक है। अब इसी तरह से एल सीरीज़ की हम बात करें, एनर्जी कम, ये हमने समझ लिया, देख लिया, एनर्जी कम हो गई। तो एल सीरीज़ में जो एक्स रेज आएंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, लॉन्ग वेवलेंथ। अच्छा अब वेवलेंथ भी हमने देख लिया, एनर्जी भी हमने देख लिया। अब एटॉमिक नंबर भी हम खुद बता सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर और वेवलेंथ का रिलेशन हमने पढ़ा है, मोज़ले लॉ हमने पढ़ा। उसने क्या कहा कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर में क्या है, इन्वर्स रिलेशन। जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। अब बताओ के सीरीज़ में वेवलेंथ क्या है, कम। के सीरीज़ में वेवलेंथ क्या है, कम, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये बात समझ आई। एल सीरीज़ के लिए लैम्डा क्या है, एल सीरीज़ में वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो के सीरीज़ में जो एक्स रेज आ रही हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उनका वेवलेंथ कम होगा और एटॉमिक नंबर ज़्यादा। अब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो जिस एनॉड से निकल रही है ना, उस एनॉड, वो एनॉड जिस एलिमेंट का बना है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा, ठीक है।
एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा? उस एनोड का। वो एनोड जिस एलिमेंट से बना है उसका। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनसे अगर हम एक्स रेस बनाएंगे, उससे अगर हम एक्स रेस निकालेंगे तो उन एक्स रेस की वेवलेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी और एनर्जी क्या मिलेगी? उनकी कम मिलेगी। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है जो कि हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी।